पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञकाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मैंने एक वर्ग चार्ट बनाया हुआ है जो मेष लग्न की कुंडली है, आपकी किसी भी लग्न की हो सकती है। पर आज का जो विषय है वो इस तरफ आपका ध्यान लेके जाएगा। जैसे मैंने कल कार्यक्रम बनाया था कि कौन से वर्ष आपके लिए कष्ट वाले हो सकते हैं और कौन से वर्ष आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देखिए। साथ ही साथ रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, AM PM का विशेष ख्याल रखें। जगह, जिला और राज्य आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। प्रश्न जरूर लिखना चाहिए और रविवार को शाम को 8 बजे जो कार्यक्रम जाता है उसे निश्चित रूप से देख लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें भगवान वेदव्यास ने भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव की तपस्या के बारे में और रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की है। वो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। अगर जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भौतिकीय सुखों की इच्छा है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझे लाइमलाइट मिले, मैं प्रसिद्ध हूँ, मेरे पास अंबार रहे, महंगी गाड़ियाँ हों, महंगा घर हो, करोड़ों के बंगले में रहूं। ये कोई व्यापारी नहीं, हो सकता है कि ये कोई कलाकार हो, कोई टीवी क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई नृत्य के क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई निर्देशन के क्षेत्र में काम करने वाला हो, निर्देशक हो, कोई लेखक हो, कवि हो, ऐसा मतलब कला के क्षेत्र से। तो उसकी कुंडली कैसे सफल होती है और उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग उपस्थित होते हैं जो उसको सफल करते हैं, है ना। मैंने जितना नृत्य मैंने कहा है, लेखन कहा है, डायरेक्शन कहा है, एक्टिंग कहा है ना, ये सब चीज़ें, संवाद लेखन कहा है, जो अभिनय किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एक होता है ना, जैसे कि कोई भी जो आप फिल्म देखते हैं, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इनको उस क्षेत्र में सफल बनाते हैं। प्रधानतया जब व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र से हो जाए। वस्तुतः आरंभ में जो कला क्षेत्र था उसमें न सिर्फ सूर्य देव को देखा जाता था कि कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, मतलब उस व्यक्ति को कला की समझ अच्छी होगी, अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब इस प्रश्न का उत्तर, चूंकि देवराज इंद्र का जब इंद्र की जब सभा लगती है तो उनको जब नृत्य वगैरह देखना होता है अप्सराओं का, या उनका मंचन करना होता है, तो देवराज इंद्र इन सभी चीज़ों का जो क्षेत्र है वो शुक्राचार्य को दे चुके हैं। मतलब उन्होंने कला का संपूर्ण मालिकाना हक शुक्रदेव को दे दिया है और उनके ही गण, शुक्रदेव के ही गण कला का मंचन करवाते हैं और व्यवस्थाएं सारी करते हैं। इस हिसाब से कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कला क्षेत्र की उत्कृष्टता देखी जाती है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव और राहुदेव, क्योंकि राहु वही है जो शुक्र के बल को बढ़ाते हैं। अगर धन भाव से राहु का संबंध हो जाए शुक्र का, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत धनवान होता है। ठीक वैसे ही अगर शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि होती है तो वो व्यक्ति कला की बारीकियों को समझने वाला होता है, कला में अपने आप को उतारने वाला होता है। जैसे होता है ना कि कला में एकदम बिल्कुल उस जो है वो उस कैरेक्टर में बिल्कुल घुस गए, है ना। तो आपने जितने भी अच्छे कलाकार देखे हैं जिन पे कला जबरदस्ती थोपी नहीं गई है, जिन्होंने अपने कला के प्रभाव से उसकी उत्कृष्टता को सिद्ध किया है और अपने आप को उत्कृष्ट कलाकार के रूप में विश्व में विख्यात किया है, ऐसे जातकों की कुंडली के लिए प्रथमतया सूर्य, द्वितीय नंबर पे उसकी कुंडली के लग्नेश, तृतीय नंबर पे
उनकी कुंडली के लिए दशम और नवम भाव ये बलवान होने ही चाहिए। मतलब अगर आपकी कुंडली का राहु, आपकी कुंडली का नवम भाव, आपकी कुंडली का दशम भाव और आपकी कुंडली का लग्न भाव, अगर ये चारों अच्छे बैठे हैं या अच्छी स्थिति में हैं और इन सब के अतिरिक्त ये सारे जो हैं वो चारों एक तरफ और एकमात्र शुक्र अगर आपकी कुंडली में अकेले विद्यमान मजबूत हैं, तो आप कला क्षेत्र से जबरदस्त लाइमलाइट हासिल करेंगे। ऐसे लोगों को प्रायः मंगल के साथ भी राहु जब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को कला क्षेत्र का दिव्य पारखी इंसान बना देते हैं, चाहे वो जातक हो चाहे वो जातिका। आप दुनिया भर के जितने महान अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, चाहे वो कितने बड़े हैं, और उन्होंने जो वर्चस्व हासिल किया है, उन्होंने जो चीज़ें हासिल की हैं, वो इन्हीं ग्रहों के कारण हासिल की है। अब कई बार ऐसा होगा कि आप जब किसी सफल अभिनेता की कुंडली देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें राहु और मंगल का कोई संयोग ना हो सकता है कि आपकी कुंडली, उसकी कुंडली में राहु और शुक्र का कोई संयोग ना दिखे में आपको, या उसके लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश अष्टम में बैठे हों, नवम दशम का कोई संबंध ना बन रहा हो, तो ये पक्के अर्थ पे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी कुंडली आपके सामने जो आई है वो गलत है, या तो फिर वो कुंडली सही नहीं बनी है ना, या तो फिर उस पर जबरदस्ती कला थोपा गया है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं ये बात कह रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कला क्षेत्र में मजबूती से उभार रहा है, जिसके अंदर सच्चे अर्थ में कला को परोसने का बड़ा दिव्य गुण है, वह निश्चित रूप से किन किन ग्रहों के कारण है। सबसे पहले शुक्र और राहु, दूसरे नंबर पे राहु और मंगल, और लग्न में सारे ही लग्न आ जाते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडलियां कला क्षेत्र के लिए बड़ी मायने रखती हैं। सिंह लग्न की कुंडलियां बड़ी मायने रखती हैं। कन्या लग्न की कुंडलियां बड़ी मायने रखती हैं, है ना। कन्या हो जाए, वृश्चिक हो जाए, उसके बाद तुला हो जाए, मीन हो जाए, कुंभ हो जाए, वृष हो जाए, ये जो विशेष कुछ 4-5 लग्न हैं, ये कला क्षेत्र के लिए बड़े मायने रखते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर कह दूं तो वृश्चिक लग्न की कुंडलियों को कला क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते देखा गया है। इसके साथ साथ उनमें वृश्चिक के साथ साथ तुला और वृष, ये लग्न भी बहुत ज़्यादा कला क्षेत्र में सफल होते देखे गए हैं। इसके बाद आपको और भी बातें बता दूं, ये वही लोग होते हैं जिनमें तीव्र विकास करते आपने देखा होगा, जिन्हें बहुत जल्दी तीव्र विकास आपने करते देखा कि तुरंत ही वो पूर्णतया एकदम टॉप क्लास में रातों रात स्टार बन गए। कुछ दिनों के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है? इसके पहले कि इस पे बात करें, आपको बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल होने का एक दौर चलता है। जैसे वो दौर 2-4-5 सालों के लिए चलता है, उसके बाद वो समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है। अगर वो ज़बरदस्ती बना है या वो मतलब अपने मेहनत के बल पे बना है तो, लेकिन ग्रहों के फल कथन के आधार पर, ग्रहों के प्रभाव के आधार पर ये राहु और शुक्र का संयोग उसको एक वक्त पे नितांत अकेलेपन में लेके जाता है। ये राहु और मंगल उसको नितांत गड़बड़ी पैदा कर देना, अपनी गलतियों से सीखना नहीं और बार बार वही गलती करने वाला इंसान बना देते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति लंबे समय तक विनम्र नहीं रह पाता, अनुशासित नहीं रह पाता, अपने आप को, वो लाइमलाइट उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो अपने आप को मजबूती से उस स्वभाव को निखार नहीं पाता है या मेंटेन नहीं कर पाता है जिसकी आवश्यकता फिल्म के क्षेत्र को होती है। आप समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूँ। क्या कहा कि ये वही लोग होते हैं जिनके शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव, मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव, ये अपनी स्थिति वास्तविक जहाँ से वो आए थे वो भूल जाते हैं और इसके कारण कई बार इन्हें भयंकर अकेलेपन का या बिना काम का रह जाना या शराब में डूब जाना, डिप्रेशन में चले जाना, भयंकर ऋण में चले जाना, इस तरीके की स्थिति को वो दिखाने वाले हो जाते हैं। मतलब प्रोग्रेस भी यही ग्रह देते हैं और मेंटेन भी यही ग्रह करवाते हैं और अंतिम में आपके पतन के कारण भी यही ग्रह बनते हैं। कुंडली के राहु, शुक्र, राहु, मंगल, सूर्य, बुध, ये सब ग्रह आपको आगे बढ़ाने के लिए बल देते हैं, लेकिन अगर अपने आप को
आपने सेटल डाउन नहीं किया, मजबूती से अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, तो ये आपको उदास, हताश, निराश और इसकी अग्नि में भी जला देते हैं। ये छोटा विषय तो था, पर बहुत समझदारी वाली बात थी कि हमारी कुंडली में, अब ये मैंने एक क्षेत्र विशेष के लिए कह दिया, लेकिन जब कभी भी राहु के साथ शुक्र होते हों, जब कभी भी मंगल राहु के संपर्क में जाते हों, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके ऊपर या परमात्मा ने जो आपको साधन संसाधन दिए हैं उसका दुरुपयोग आप ना करें, अनुशासित बने रहें, और जब कभी भी आपको वो दुनिया आपको प्रतिष्ठा दे रही है तो उससे अपने आप को हावी नहीं होने देना चाहिए। उसको जितना ज़्यादा हो सके बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, और निरंतर मेहनत का जो बल मिलता है वो इसी के कारण मिलता है, और जो आप परेशान हताश होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। राहु और शुक्र, राहु और मंगल, या ऐसे ये ग्रहों के संबंध के कारण। मैंने यहाँ शुक्र को बिठाया है, राहु की दृष्टि दिखाई है। अगर हो सकता है कि मंगल यहाँ देव बैठ जाए, मान लीजिए राहु का प्रभाव मंगल को भी प्रभावित कर रहा है, तो ये आपकी कला के क्षेत्र को आगे लेके जाएगा। सूर्य अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं, नवम और दशम का संपर्क बन रहा है, दशम के अधिपति एकादशवें में बैठे हैं, तो भी ये कला क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े भवन, बड़ा घर, इन सभी चीजों से ये ग्रह आपको सुखी बना देते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ आपको बताता हूं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, माता पार्वती ने उनसे पूछा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भगवान शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि मैं बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। उसके बाद मैं अपने आप से ऊब गया, और जब मैं अपने आप से खिन्न हुआ तो मेरे नेत्र खुल गए, और वहां से मेरे ही नेत्रों से अश्रुपात हुआ, और वही आंसू की बूंद रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। मतलब इस धरती पे जो रुद्राक्ष का आगमन हुआ वो भगवान शिव के आशु स्वरूप वृक्ष हैं, उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।